तो उससे पहले ये सबसे पहले आया हुआ है सिफिलिस ऑफ द नोज़ मे कॉज। तो उसने ये आपका चैप्टर नंबर है 28 पेज नंबर 175 पे ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ द नोज़। तो उसमें हम सिफिलिस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेज़ल सिफिलिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक्वायर्ड हो सकता है या कंजेनिटल हो सकता है। अगर एक्वायर्ड कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या टर्शियरी हो सकता है। जो प्राइमरी होता है ना वो रेयर होता है, जिसमें चांसरे बन जाता है हमारे वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज़ के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी जो होता है वो कहते हैं ये भी रेयर होता है। इसमें अगर हो तो ये सिंपली इट मैनिफेस्ट एज सिंपल राइनाइटिस पेशेंट को होगा, क्रस्टिंग होगी और फीजिंग हो जाएगी नेज़ल वेस्टिब्यूल की। और डायग्नोसिस इज सजेस्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ म्यूकस पैचेस हमें मिलती हैं फेरिंक्स के अंदर, स्किन रैश मिलती है, फीवर मिलता है, जनरलाइज लिम्फेडेनाइटिस मिलता है। तो इसका मतलब कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस हैं वो रेयर होते हैं, ठीक है, जो नेज़ल म्यूकोसा को नेज़ल साइड को इन्वॉल्व करते हैं। टर्शियरी इज़ द मेन थिंग। कहते हैं दिस इज़ अ स्टेज इन विच द नोज इज़ कॉमनली इन्वॉल्व्ड। अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछता है कि कौन सा एक्वायर्ड सिफिलिस है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से कौन सा है जो नोज़ कॉमनली इन्वॉल्व करता है, तो आपने याद रखना है वो टर्शियरी होता है, ठीक है। टिपिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं कि इसमें हमें गम्मा मिलता है ऑन द नेज़ल सेप्टम। अब ऐसी बात है कि ये जो नेज़ल सेप्टम के ऊपर गुम्मा मिलेगा इसका सिफिलिस का, तो क्या होगा, सेप्टम को क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, उसके बोनी कार्टिलेजनस पार्ट्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, परफोरेशन हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे होगी, हार्ड पैलेट में अपीयर होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा होगा, क्रस्ट बनी होंगी, बोनी और कार्टिलेजनस सिक्वेस्ट्रा हमें नज़र आएंगे और ब्रिज ऑफ द नोज़ कोलैप्स कर जाएगा जिसकी वजह से सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं टर्शियरी सिफिलिस एक्वायर्ड में, कि ये परफोरेशन करता है हमारे हार्ड पैलेट की, वहाँ पे सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी बना देता है और हमारे नेज़ल सेप्टम को भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये सिंपल से इसकी बातें हैं, कोई इतनी मतलब मुश्किल नहीं है। फिर कंजेनिटल की अगर बात करें तो ये अर्ली हो सकता है, लेट हो सकता है। अर्ली मीन्स के पहले 3 महीने में अगर जो है मदर को हो जाए, ठीक है, तो वो अगर प्रेग्नेंट होती है तो फिर क्या होगा, स्नफल्स की फॉर्म में ही आता है। सून द नेज़ल डिस्चार्ज बिकम्स पुरलेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फीजरिंग हो जाएगी नेज़ल वेस्टिब्यूल की एंड ऑफ द अपर लिप। फिर लेट फॉर्म होती है, ये जो है प्यूबर्टी के दौरान आता है, ठीक है। जो अर्ली फॉर्म होती है कंजेनिटल वो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ में आ रही है, ठीक है, मदर से जो फीटस में गई हुई है। और लेट फॉर्म जो है वो प्यूबर्टी में आ रही है। क्लिनिकली ये जो होती है टर्शियरी स्टेज के साथ रिजेंबल कर रही होती है जो हमने देखी थी, जिसमें जिसमें वो 3 चीज़ें हो रही थी। गुम्मास मिलेंगे हमें जो नेज़ल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ होंगी, डेफनेस होगी, हचिंसन्स टीथ होंगी, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हो रही है ना कॉर्नियल ओपेसिटीज़, आईज़ की इन्वॉल्वमेंट, ईयर की इन्वॉल्वमेंट, टीथ की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी जो है हमारी कंजेनिटल सिफिलिस की लेट फॉर्म में आ रही है। डायग्नोसिस आपको पता है हम VDRL से करते हैं, बायोप्सी करते हैं, स्टेन करते हैं ट्रिपोनिम्बर पैलिडम को। ट्रीटमेंट किससे करेंगे, पेंसिलिन से करते हैं सिफिलिस को ट्रीट। ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके लिए, बेंजाथीन पेंसिलिन होती है, ठीक है। हर जो है 3 हफ्ते में हर हफ्ते हमने देने होते हैं इसके। और उसके बाद ये है कि नेज़ल क्रस्ट को हम रिमूव करते हैं इरिगेशन से, अल्कलाइन सॉल्यूशन के। बोनी और कार्टिलेजनस सिक्वेस्ट्रे जो है उनको रिमूव करते हैं। कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी करेक्टेड आफ्टर द डिजीज़ बिकम्स इनएक्टिव। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बता रहे हैं कि इसकी वजह से वेस्टिबुलर सिनोसिस हो सकती है, मतलब बिल्कुल नाक बंद हो जाएगा, ठीक है। परफोरेशंस हो सकती हैं नेज़ल सेप्टम की, हार्ड पैलेट की। एट्रोफिक रेनाइटिस हो सकता है, सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो ये सारा सिफिलिस के बारे में था। अगर कोई भी MCQ इसमें से आता है तो इंशाल्लाह वी कैन सॉल्व इट। तो क्या होता है इसमें अगर हम देखें तो सिफिलिस ऑफ द नोज़ में कॉज बोनी सेप्टल परफोरेशन आपको पता है होती है, पैलेटल परफोरेशन होती है, सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी होती है। पूछा जाए ये तीनों किस में होती हैं तो बताना टर्शियरी सिफिलिस एक्वायर्ड में या कंजेनिटल लेट फेज में भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर आता है पेशेंट विद एपिस्टेक्सिस शोइंग अ ब्लीडिंग पॉइंट इन द लिटल्स एरिया इज़ बेस्ट मैनेज्ड बाय। जब भी कोई ब्लीडिंग पॉइंट होगा ना, एपिस्टेक्सिस मतलब कि नाक से ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और एक ब्लीडिंग का पॉइंट है, एक छोटा सा ब्लीडिंग का पॉइंट है, छोटा सा, तो उसके लिए हम इतने बड़े बड़े पैक तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना।
छोटा सा ब्लीडिंग का पॉइंट है, उसको रोकने के लिए पूरे पूरे पैक अंदर डाल दो, तो वो तो एक मतलब अच्छा डॉक्टर नहीं करेगा ना इस तरह की हरकतें। कोगुलेंट्स, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट डालेंगे नहीं, ठीक है, वो भी नहीं डालेंगे, तो कॉटरी करेंगे, पकड़ेंगे उसको, क्या नाम है, जो भी होगा, कॉटरी करते हैं ना, इलेक्ट्रो कॉटरी, केमिकल कॉटरी, आपको पता है हम एपिस्टेक्सिस में करते हैं, एपिस्टेक्सिस के चैप्टर में हमने देखा था। तो वो इलेक्ट्रिकल कॉटरी कर सकते हैं, केमिकल कॉटरी कर सकते हैं, वो एक स्टिक सी होती है, उससे जस्ट एक पॉइंट पे हम ऐसे कॉटरी करेंगे, वो इलेक्ट्रिकली वो जगह बंद हो जाएगी, या केमिकल से वो जगह बंद हो जाएगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस तरह का MCQ तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर आता है यूनिलेटरल पोलीपॉइडल मास राइजिंग फ्रॉम द लैटरल वॉल ऑफ द नोज इन 55 years ओल्ड मेल, ठीक है। 55-year-old मैन है और उसको लेटरल वॉल ऑफ नोज़ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लेटरल वॉल ऑफ नोज़ से एक पोलीपॉइडल एक साइड का मैस निकला हुआ है, मीन्स ये उसकी नोज़ है ना, तो उसकी जो एक लेटरल वॉल है ना, इधर से एक जो है क्या निकला हुआ है, यूनिलेटरल पोलीपॉइडल मैस, ठीक है, 55 years ओल्ड मेल में। तो क्या होगा, एलर्जिक नेजल पॉलिप, एंट्रोकोइनल पॉलिप, राइनोस्क्लेरोमा, इन्वर्टेड पेपिलोमा। अब हम ना राइनोस्क्लेरोमा का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसको हमने नहीं देखा हुआ ना। तो ये आपके पेज नंबर 175 पे सिफिलिस के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है राइनोस्क्लेरोमा, ठीक है। अब जो ये ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है ना नोज़ की, तो हम राइनोस्क्लेरोमा को भी इसी तरह कंसिडर करेंगे कि क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ होती है, और इसमें से जो पहला MCQ बनता होता है वो ये कि इसका जो इंजाइम कह रही हूँ, इसका जो ऑर्गेनिज़म होता है वो क्लेब्सिएला होता है, क्लेब्सिएला राइनोस्क्लेरोमेटिस या फ्रिश बैसिलस होता है, ठीक है। डिज़ीज़ एंडेमिक होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। इंडिया में जो है ये ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा देखा गया है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये कि इंडिया में इंपॉर्टेंट है, एंडेमिक होता है कुछ वर्ल्ड्स के पार्ट में, ठीक है। क्लेब्सिएला की वजह से होता है, दिस इज़ द MCQ। पैथोलॉजी इसकी क्या होती है कि ये नोज़ से स्टार्ट होता है, वहाँ से नेज़ोफेरिंक्स में जाता है, ओरोफेरिंक्स में जाता है, लैरिंक्स में चला जाता है, सब ग्लॉटिक रीजन में ट्रेकिया ब्रोंकाई को इन्वॉल्व करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन हमें नहीं पता, दोनों सेक्सेस कोई भी इन्वॉल्व हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स में बता रहे हैं कि सबसे पहले इसकी एट्रोफिक फेज़ होती है, फिर ग्रैनुलोमेटस फेज़ होती है, फिर सिकाट्रीशियल फेज़ होती है, ठीक है। तो एट्रोफिक में खुद बताएं कि क्या होगा। एट्रोफिक रेनाइटिस याद है आपको, ये उसी तरह रिजेंबल कर रहा होता है, इसमें से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा होता है, उसी तरह क्रस्टिंग हुई होती है सारे नाक की, एट्रोफी हुई होती है। फिर ग्रैनुलोमेटस स्टेज आती है जिसमें बिकॉज ये ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन है क्लेब्सिएला, तो ये ग्रैनुलोमेटस नोड्यूल्स बना देगा नेज़ल म्यूकोजा में, और सब डर्मल इन्फिल्ट्रेशन होती है लोअर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोज़ की एंड अपर लिप की, जिसकी वजह से वुडी फील आती है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट MCQ कि इसकी जो ग्रैनुलोमेटस स्टेज होती है ना, ये आपको 28.1 फिगर में देख ले, राइनोस्क्लेरोमा फेस है, सॉरी नोज़ दिखाया हुआ है वहाँ पे ना, ये वहाँ पे ये सब डर्मल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है इसकी, मतलब कि डर्मा जो स्किन होती है उसके नीचे क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोज़ पे और अपर लिप पे सब डर्मल इन्फिल्ट्रेशन, जब ग्रैनुलोमास बन रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे लकड़ी की तरह की जो है ना फीलिंग आती है, जैसे बिल्कुल वो एक लकड़ी बन जाती है, ठीक है, बहुत हार्ड सी हो जाती है। तो नोड्यूल्स ये जो होते हैं पेनफुल होते हैं, नॉन अल्सरेटिव होते हैं। फिर आती है सिकाट्रीशियल फेजेस में, इसके नाम से पता चल रहा है कि अब ये सब कुछ जो है ना फाइब्रोसिस हो जाएगी, स्टिनोसिस हो जाएगी, नाक बिल्कुल बंद हो जाएगी, अपर लिप जो है वो उसकी डिस्टॉर्शन हो जाएगी, ढेयंस होंगी नोज़ के अंदर, नेज़ोफेरिंक्स में, ओरोफेरिंक्स में, सब ग्लॉटिक स्टिनोसिस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है अगर ये लैरिंक्स में चला जाता है, हमने देखा है कि ये अंदर भी जा सकता है, ठीक हो गया। तो इसकी कौन कौन सी स्टेजेस है, एट्रोफिक स्टेज है, ग्रैनुलोमेटस स्टेज है, सिकाट्रीशियल स्टेज है। फिर आता है डायग्नोसिस, हम क्या करते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, प्लाज्मा सेल्स हमें नज़र आते हैं, लिम्फोसाइट्स नज़र आते हैं, इओसिनोफिल्स नज़र आते हैं, मिक्यूलिक सेल्स नज़र आते हैं। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट MCQ अगेन, इसमें हमें मिक्यूलिक्स नज़र आते हैं, ठीक है, मिक्यूलिक सेल्स नज़र आते हैं, रसल बॉडीज़ नज़र आती हैं। ये इसकी जो है वो डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं कि इसमें हमें मिक्यूलिक सेल्स नज़र आते हैं और रसल सेल बॉडीज़ मिलती हैं। 28.2 फिगर देखें, उसमें आपको फोमी सेल्स नज़र आ रहे हैं, फुल ऐसे फोम की तरह बड़े हुए मिक्यूलिक सेल्स हैं। लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये जो मिक्यूलिक सेल्स होते हैं इसमें एक्चुअली हमारे बड़े होते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लेब्सिएला के,
ठीक है। इनको हम स्टेनिंग करते हैं जेम्सा स्टेन्स, और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें नज़र आ रहे होते हैं ये। ठीक हो गया। तो ये लार्ज फॉर्म सेल्स होते हैं जिसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है जिसमें हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिलाई बैठे होते हैं ये वाले। रसल बॉडीज़ जो होती हैं ये इओजिनोफिलिक इंक्लूइन बॉडीज़ होती हैं जो हमें प्लाज्मा सेल्स के अंदर मिल रही होती हैं। ठीक है। तो रसल बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा सेल्स, और जो हमारे क्लेप्सियला के ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिक्यूलिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में बैठे हुए हैं, और न्यूक्लियस जो है वो है, और साथ में लार्ज फॉर्म सेल्स हैं। ठीक है। दे अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये जो होते हैं रजल बॉडीज़ ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से बनती हैं बाय द प्लाज्मा सेल। जब प्लाज्मा सेल जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं उसकी वजह से ये रजल बॉडीज़ बन जाती हैं। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कैन बी कल्चर्ड फ्रॉम द बायोप्सी मटीरियल्स। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, इसमें टेट्रासाइक्लिन देते हैं, मीन्स माइनोग्लाइकोसाइड्स, और हमारी टेट्रासाइक्लिन्स वर्क करती हैं 1 ग्राम पर डे 2 ग्राम पर डे फॉर द 6 वीक्स ऑलमोस्ट। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि व्हेन 2 कंसेक्यूटिव कल्चर्स जो कि इसके नेगेटिव आएँ तो फिर हमारा ट्रीटमेंट इसका मतलब कि अच्छा हो गया और ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गया। स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनको हम फाइब्रोसिस के लिए देते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी यूज़ करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द एयरवे एंड करेक्ट द नेज़ल डिफॉर्मिटी। तो राइनोसिक्लेरोमा में जो एमसीक्यूज़ हैं वो मार्क कर लें, मैं बता देती हूँ कि इसमें पहला एमसीक्यू के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्लैप्सियला है। दूसरा एमसीक्यू कि इसमें जो है ब्रॉडनिंग ऑफ द नेज़ल सेप्टम होती है, नेज़ल डॉर्सम की ब्रॉडनिंग हो जाती है। ठीक है, शुरू में एट्रोफिक स्टेज में। फिर इसके अलावा ग्रैनुलोमेटस स्टेज में इसके अंदर क्या होता है, वूडी फील आती है, वो एमसीक्यू है। फिर सिकाट्रिशियल में कोई एमसीक्यू नहीं है। डायग्नोसिस में एमसीक्यूज़ में मैंने बता दिया कि म्यूक्यूलिक सेल्स, रसल बॉडीज़। ठीक है, ये आपको किस में मिलती हैं, राइनोसिक्लेरोमा में। राइनो मीन्स के नाक के अंदर, सेक्लेरोमा मीन्स थिकनिंग हो गई है। ठीक है, ग्रैनुलोमेटस की वजह से वूडी फील आ रही है, फाइब्रोसिस है। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है कि इसमें हम जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं, ये भी आपने लिख लेना है बुक पे, स्टेरॉइड्स वगैरह। ठीक हो गया, ये सारा हमारे राइनोसेक्लेरोमा का टॉपिक है। अगर कोई भी एमसीक्यू आता है तो इंशाल्लाह वी कैन सॉल्व इट। तो एज अ होल आपने जब देखा पोलीपॉइडल मास आपको कोई राइनोसेक्लेरोमा में नहीं मिल रहा। ठीक है। एलर्जिक नेज़ल पॉलिप या एंट्रोकोइनल पॉलिप जो आपका होता है वो एज सच अगर हम देखें, इंट्रोकोइनल जो होता है ना ये मोस्टली इंटीरियरली आता ही नहीं है, ये वैसे पीछे की तरफ होता है, और ये होते भी हमारे जो है ना यंग बच्चों में और अडल्ट्स में होते हैं। इसकी एज ये 55 वाली होती नहीं है। ठीक, वो जो कॉटरी वाला हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया था ना, वो 200 पेज पे लिखा हुआ है कॉटराइजेशन के ऊपर। दिस इज़ यूजफुल इन द इंटीरियर एपिस्टेक्सिस व्हेन ब्लीडिंग पॉइंट हैज़ बीन लोकेटेड। तो वो आप एमसीक्यू जो है ना मार्क कर ली। अब हम इन्वर्टेड पेपिलोमा का हमने एक लेक्चर भी बनाया था, और हमने उसमें भी देखा था इन्वर्टेड पेपिलोमा के बारे में। अब उसके बारे में इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन 227 पेज पे इन्वर्टेड पेपिलोमा का लिखा हुआ है। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि इसकी साइट ऑफ ऑरिजिन क्या होती है, ये आपका यूक्यू भी है कि लैटरल वॉल ऑफ नोज से राइज करता है। कुछ लाइन्स छोड़ के लिखा हुआ है कि क्लिनिकली मैन ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और 40 to 70 ईयर्स के होते हैं। और फिर एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है कि ये ऑलमोस्ट ऑलवेज यूनिलेटरल होता है। और फिर एक पैराग्राफ छोड़ के, एक पैराग्राफ मतलब अगले पैराग्राफ में लिखा, व्हेन एग्जामिनेशन ऑफ द नोज़ और एंडोस्कोपी हमें ये पोलीपॉइडल मास मिलता है जो कि सिंपल नेज़ल पॉलिप्स के साथ रिजेंबल कर रहा होता है। ठीक है। अगर एक 39.2 फिगर में आप देखें उस मेल को, तो 79 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसको पोलीपॉइडल मास मिल रहा है, लेटरल वॉल ऑफ नोज से ये अराइज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूनिलेटरल पोलीपॉइडल मास अराइजिंग फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द नोज इन 55 ईयर्स ओल्ड मैन में कॉमन है। ठीक है, 40 to 70 ईयर्स के दरमियान में लेटरल वॉल ऑफ नोज से अराइज कर रहा है, यूनिलेटरल है, पोलीपॉइडल है। तो ये सारे क्या होंगे हमारे इन्वर्टेड पेपिलोमा की तरफ। पहले आप बुक पे लिख लें कि क्या है कि नेज़ोफेरेंक्स जो है ना उसको फिफ्थ नर्व सप्लाई कर रही है, सेंसरी नर्व्स हैं, और जो ओरोफेरेंक्स है और उसको जो है नाइन्थ नर्व सप्लाई कर रही है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व जो कि गैग रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रही होती है गले के अंदर, और लेरेंजियोफेरेंक्स को जो है 10th नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो इस तरह से याद रखना है 5, 9, 10। ठीक है, 5 जो होगी ये नेज़ोफेरेंक्स में होगी, 9 जो है ये ओरोफेरेंक्स में होगी, और 10th जो है ये लेरेंजियोफेरेंक्स में होगी। नेज़ोफेरेंक्स में कौन सप्लाई कर रही है, ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ नर्व। ठीक है, ग्लॉसोफ्रेंजियल जो हमारी 9th नर्व थी, और फिर 10th नर्व नीचे लेरेंजी में, नेज़ोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और
हमारे लेरेंजोफेरेंक्स, ठीक है। ब्रॉड फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट, ये आपका पेज नंबर पे है 206। इसको हमने डिस्कस भी किया था लेक्चर्स में कि ये ट्रॉमा की वजह से होता है, ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर हो जाता है इसमें। और इसके अलावा ये होता है कि डिप्लोपिया भी इसमें होता है। इसमें स्टेप डिफॉर्मिटी भी होती है कि जो आँख होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है, नीचे से ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर हो जाता है तो आँख नीचे गिर जाती है, अंदर नीचे की तरफ हो जाती है, तो स्टेप डिफॉर्मिटी भी इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये होता है कि इसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑर्बिट इज़ द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। और फिर ये होता है कि टीयर ड्रॉप साइन इज़ द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिकल साइन। तो सबसे अच्छा जो इसका है ना, यही है डायग्नोसिस में। देखें लिखा हुआ है इसकी कि वाटर्स व्यू शोज़ द कन्वेक्स ओपेसिटी बल्जिंग इनटू द एंट्रम फ्रॉम अबव, ठीक है। ऊपर से जब हम वाटर्स व्यू से देख रहे होते हैं तो जो हमारी आंख गई होती है नीचे की तरफ एंट्रम के अंदर, ठीक है, तो कन्वेक्स ओपेसिटी हमें नज़र आती है और ऐसे लग रहा होता है जैसे आंसू का कतरा है, उसको हम कहते हैं टीयर ड्रॉप ओपेसिटी। तो ये इसकी जो होती है ना, ये डायग्नोसिस के लिए जो है ना डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिकल साइन होता है इसका। रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ द फ्रंटल साइन, आपके डिफरेंट मेटिस होते हैं। दिस इज एक्चुअली द सुपीरियर मेटस, ठीक है, ये मिडल मेटस होगा और ये इन्फीरियर मेटस होगा, ठीक है। अब इसमें जो मिडल मेटस होगा उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ से फ्रंटल साइनस जो होगा यहाँ पे आके खुलेगा। ये दिस इज़ एक्चुअली ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द हाइटस सेम्यूलुनैरिस, ठीक है। इसके सामने आके हमारा फ्रंटल साइनस ओपन होगा, उसकी ओपनिंग होगी। और फिर नीचे करके यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग होगी इनफंडिबुलम में, ये नीचे करके जो नज़र आ रहा है दिस वन। और इसके अलावा जो एथमॉइडल साइनस होगा वो कहाँ पे खुलेगा, उसका मिडल होते हैं साइनसेस के, वो ओपन होते हैं यहाँ पे मिडल मेटस में करके, हाइटस सेबुलरिस के ऊपर करके ना। और इसके अलावा जो पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनसेस होते हैं वो हमारे सुपीरियर मेटस में खुल रहे हैं, देखें। और जो स्फीनॉइड साइनस है वो हमारा स्फीनो एथमॉइड रीसेस में खुल रहा है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल ऊपर है। और जो इन्फीरियर मेटस है उसमें नेज़ोलेक्रामल डक्ट की ओपनिंग होती है। तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि सुपीरियर में जो स्फीनो एथमॉइडल रीसेस होती है उसमें किसकी ओपनिंग होती है, तो स्फीनॉइड साइनस की। अगर पूछा जाए कि सुपीरियर मेटस में किसकी ओपनिंग होती है, तो पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस की। अगर पूछा जाए मिडल जो हमारे पास मेटस है उसकी हाइटस सेबुलरिस के इंटीरियरली किसकी ओपनिंग होती है, तो फ्रंटल साइनस की होगी। नीचे किसकी होगी, इनफंडिबुलम की, मैक्सिलरी साइनस की होगी इनफंडिबुलम में। और ऊपर करके हमारे पास जो मिडल एथमॉइडल साइनस की ओपनिंग होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो नीचे होगी इन्फीरियर मेटस में होगी नेज़ोलेक्रामल डक्ट की। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रंटल साइनस किस में ओपन होता है, तो सुपीरियर मेटस में ओपन होता है, नहीं, सुपीरियर मेटस में तो हमारा जो है पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनसेस ओपन हो रहे थे, तो ये नहीं होगा। इन्फीरियर मेटस में क्या था, नेज़ोलेक्रामल डक्ट की। स्फीनो एथमॉइडल रीसेस में क्या था, स्फीनॉइड जो थी ओपनिंग थी स्फीनॉइड साइनस की, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइटस सेबुलरिस में क्या थी, फ्रंटल साइनस की ओपनिंग थी, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइटस सेबुलरिस जो था उसमें क्या था, हमारा मैक्सिलरी साइनस था, उसकी ओपनिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। फिर होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द पैरानीजल साइनसेस के बारे में बताना है कि इसमें से जो हमने देखा था एक्सटर्नल ईयर में भी ना सबसे मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा था। तो जो पैरानीजल साइनसेस के मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उसमें से भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो कॉमनेस्ट है। चैप्टर नंबर 40 पे आप जाएँ। चैप्टर नंबर 40 पेज नंबर 231 पे बिनाइन न्यूप्लाज्म्स हैं सबसे पहले। तो उसमें ऑस्टियोमास जो है ना, ऑस्टियोमास ये एक्चुअली हमारा होता है इसमें से जो एमसीक्यू आता है, दीज आर मोस्ट कॉमनली सीन इन फ्रंटल साइनस, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस में नज़र आते हैं, फ्रंटल साइनस में। तो ये एमसीक्यू होता है कि ऑस्टियोमास हमें किस में ज़्यादा नज़र आते हैं, तो फ्रंटल साइनस में नज़र आते हैं, ठीक है। फिर मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स में आ जाएँ तो इसमें से जो एमसीक्यू बनता होता है वो ये कि सबसे मोस्ट कॉमन साइनसिस पैरानाइजल साइनसिस में सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर किसका होता है, तो मैक्सिलरी साइनसिस का होता है, पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू ये कि नीचे करके ना एंड वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वर्कर्स ऑफ द फर्नीचर इंडस्ट्री डेवलप द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द एथमॉइड्स एंड अपर नेजल कैविटी। लेकिन जो निकल रिफाइनिंग में काम कर रहे होते हैं उनको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है, ठीक है। तो याद रखना है जो निकल में काम करते हैं उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है और एनाप्लास्टिक होता है। और जो वर्कर्स होते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री के उनमें एडिनो कार्सिनोमा होता है, ठीक है। वो नाक में चली जाती है ना वो लकड़ियों के हिस्से वगैरह, तो उनसे फिर एडिनो कार्सिनोमा होता है, ठीक है। और निकल में क्या है कि स्क्वेमस सेल है। अच्छा, अब ये होता है कि हिस्टोलॉजी आगे लिखी हुई है कि मोर देन 80% ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर ऑफ द स्क्वेमस सेल वेराइटी।
बाकी जो है वो एडिनो है, एडिनोसिस्टिक है, मेलानोमाज हैं और वैरायटी है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली MCQ, मार्क दिस MCQ ऑन द पेज नंबर 232। पहली लाइन है कि मोर देन 80% जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो हमारे स्क्वेमस सेल वैरायटी के होते हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम बाकी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स देखें तो पेन नहीं होती, मतलब पेन इनकी प्रेजेंटिंग सिम्टम नहीं होती। इनकी जो अर्ली फीचर्स होते हैं वो ये होता है नेज़ल स्टफीनेस, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, फेशियल पैरालिसिस, फेशियल पैरास्थीसियास, ठीक है। यहाँ पेन होती है, हैप्पीफोरा होता है, मतलब ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमारे मैच करे होते हैं साइनोसाइटिस के साथ ना। तो एज सच पेन हाली प्रेजेंटिंग सिम्टम नहीं होती, पेशेंट को ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी आ रहा होता है, स्टफीनेस भी हो रही होती है, ये सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि रेट्रोफ्रेंजियल नोड ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम लिम्फेटिक स्प्रेड की बात करें मैक्सिलरी साइनस के, तो उन्होंने बताया हुआ है कि सब मैंडिबुलर और अपर जूगुलर नोड्स जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि मैक्सिलरी एथमॉइड साइनसेस जो है वो रेट्रोफ्रेंजियल नोड्स में होते हैं, लेकिन ये जो है ना इतने ज़्यादा पैल्पेट नहीं करते। ज़्यादातर जो होती है वो लेटर स्टेजेस में ही होती है, सब मैंडिबुलर और अपर जूगुलर नोड्स में, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसके लिम्फेटिक स्प्रेड में, ठीक है। उसके बाद आता है कि डायग्नोसिस जो है वो रेडियोलॉजिकली हम होती है, रेडियोलॉजिकल करते हैं नहीं, हम जो है बायोप्सी भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो स्क्वेमस है, डीनो है या क्या है, ठीक है। फिर सर्जिकली रिसेक्शन हम सिर्फ ट्रीटमेंट ऑप्शन में रखते हैं नहीं, हम रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी वगैरह, कीमोथेरेपी भी ऑब्वियसली करते हैं ना। तो ये इस सच उसका जो है ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। रेडियोथेरेपीज़ में हम 5000 टू 5050 तक करते हैं, तो इस तरह से। पेशेंट अंडरगोज द एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अब आ जाएँ आप पेज नंबर 479 पे। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जो हम करते हैं ना, मतलब एंडोस्कोप लेके जाके साइनस में सर्जरी कर रहे होते हैं, किसी भी वजह से हम कर सकते हैं, कोई भी हम कर रहे होंगे अंदर, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। टेबल 90.1 आपका बना हुआ है और ये आपका UQ भी है, ठीक है, कि व्हाट आर द मेजर एंड माइनर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो बहुत ही ईजी होते हैं। सबसे पहले मेजर की बात करते हैं, उसमें से सबसे पहला वाला जो है ना दैट इज़ ऑर्बिटल हेमरेज, ठीक है। तो अगर हम MCQ के लिए बात करें ना, तो ये MCQ हमारा सॉल्व हो गया कि ऑर्बिटल हेमरेज जो है ना ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको मार्क कर लें। फिर हम इसके थोड़े से देख लेते हैं कि मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी। देखें, अब हम उधर साइनस सर्जरी कर रहे थे, ऊपर आँख में क्या होंगी, ऑर्बिटल हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। या ये हो सकता है ना कि विजन चले जाए, ब्लाइंडनेस हो जाए पेशेंट में, या डिप्लोपिया हो जाए, ये सारा हमारी आई का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, आई का प्रॉब्लम आ गया। फिर अगर हम बात करें आई के बाद अपने मतलब ब्रेन की, उसमें क्या हो सकता है, CSF लीक हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस बन सकती है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, ये हो गया। इसके अलावा नीचे भी लिखा हुआ है कि इंजरी टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन द स्फीनोइड साइनस, तो ये सारे ब्रेन के हो गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो आता है कि जो नोज़ की है ना, नोज़ के, तो नोज़ में क्या हो रहा है यहाँ पे जो है एनोस्मिया हो रहा है, मतलब स्मेल चली गई है पेशेंट की। जब रूफ़ के ऊपर इंजरी होगी तो इंजरी टू द नेज़ोलेक्रेमल डक्ट अगर हो जाए तो फिर पेशेंट को FV4 के साथ आ सकता है। और मेजर कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, डेथ, ठीक है। और फिर माइनर में क्या होगा, माइनर में ये होता है ना कि अगर आंख की बात करें तो मेजर में क्या था, ऑर्बिटल हेमरेज थी, ब्लाइंडनेस थी, डिप्लोपिया था, ठीक है। माइनर में क्या होगा, माइनर में ये होगा कि पेरी ऑर्बिटल एकामोसिस हो जाएगी, ठीक है, एम्फेसीमा हो जाएगा, मतलब एयर अंदर आ जाएगी या ब्लड वो उधर जमा हो जाएगा, जैसे वो होता है एक एपिस्टेक्सिस हो सकती है नाक से, ठीक है, नाक से एपिस्टेक्सिस हो सकती है, तो ये माइनर है। लेकिन एनोस्मिया और जो इंजरी टू द नेज़ोलेक्रेमल डक्ट थे वो मेजर थे, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, एडहीरियंस बन सकती हैं, स्टेनोसिस हो सकती है, ठीक है, हमारी साइनसिस की वो जो ओपनिंग्स हैं वो बंद हो जाएंगी, एडहीरियंस, एग्जर्बेशन ऑफ एस्थमा, हाइपोज़मिया। अब मेजर में क्या हो रहा था, एनोज़मिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोज़मिया, ठीक है। और डेंटल पेन, दांत में भी चला जाएगा कुछ, डेंटल पेन, स्टेनोसिस, एडहीरियंस, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये मेजर और माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं। और यहाँ पे ऑर्बिटल हैमरेज जो है इसका सबसे मेजर जो है ना कॉम्प्लिकेशन है। आँख में जो है हम कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द नेज़ोफैरिंक्स इन द चिल्ड्रन, तो इसमें हमने ये करना है कि लिम्फोमा जो होता है ना ये अडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, अडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होता है। 238 पेज पे है
लिखा हुआ 39 पेज पे, बिल्कुल एंड वाली लाइन पे, रिमेंबर। ठीक है, वैसे तो ये उन्होंने ऑर्बिट का बताया हुआ है, लेकिन जो नोज़ है ना उसमें ये इतना कॉमन नहीं है ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिम्फोमा जो है ये अडल्ट्स में कॉमन है, रेब्डोमायोसार्कोमा चिल्ड्रन में कॉमन है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाले जो है एज सच इतने कॉमन नहीं है, न्यूरोब्लास्टोमा वगैरह। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ कि बच्चों के अंदर अगर बिनाइन की बात की जाए तो डर्मोइड सिस्ट ज़्यादा कॉमन होती है, और मेलिग्नेंट की बात की जाए तो रेब्डोमायोसार्कोमा होता है। अडल्ट्स की बात की जाए तो बिनाइन में कैवर्नस हेमेंजियोमा ज़्यादा कॉमन होता है, और मेलिग्नेंट में लिम्फोमा कॉमन होता है। ठीक है, ये आपने याद रख लेनी है लाइन एक। तो पेज नंबर नेक्स्ट आप खोल लें 220। ठीक है, उस पे ना हमारे हैं फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द साइनसिस। सबसे पहले तो फंगल बॉल होता है। डिफरेंट फंजाई जो होते हैं वो हमारे इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें एस्पर्जिलस है, अल्टरनेरिया है, म्यूकस है और राइजोपस है। ये सिंगल और मल्टीपल साइनसिस को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें फंगल बॉल होता है, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस होता है, क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस होता है और फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस होता है। जस्ट हमने इसको रीड करना है फॉर एमसीक्यूज। तो फंगल बॉल जो होता है ये इम्प्लांटेशन होती है फंगस की हेल्दी साइनस में जो सीटी स्कैन पे हमें हाइपर डेंस एरिया मिलता है। और मिक्सलरी साइनस जो होता है इसमें ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है। ये एमसीक्यू हो गया, मिक्सलरी साइनस इन्वॉल्व होता है, फिर बाकी सारे साइनसेस उन्होंने बताया इन्वॉल्व होते हैं। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकली हम वो फंगल बॉल को रिमूव कर देते हैं और ड्रेनेज ऑफ द साइनस करते हैं। कोई फंगल थेरेपी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर होते हैं एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। ये एलर्जिक रिएक्शन होता है टू द कॉजेटिव फंगस और प्रेजेंट करता है साइनो नेजल पॉलीपोसिस एंड म्यूकस म्यूसिन, मतलब पूरे मतलब साइनसेस और नेजल में पॉलीपोसिस हो जाती है, म्यूसिन होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। वहाँ पे फिर ईओसिनोफिल्स आ जाते हैं, चारकोल लेडेन क्रिस्टल्स आ जाते हैं, फंगल हाइफी होते हैं। इन्वेजन ऑफ साइनस म्यूकोजा नहीं होता। यूजली मोर देन वन साइनसेस आर इन्वॉल्व, वन और एक साइड के भी हो सकते हैं, दो साइड्स के भी हो सकते हैं। सीटी स्कैन जो होता है उसमें हमें म्यूकोजल थिकनिंग मिलती है, हाइपर डेंस एरियाज मिलते हैं। ठीक है, और इसकी तरह एक्सपेंशन ऑफ द साइनस और बोनी इरोजन। ठीक है, ये एमसीक्यू में आता है कि ये बोनी इरोजन करता है, लेकिन फंगल इन्वेजन नहीं होती इसमें। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो है बोनी इरोजन जो है वो करता है प्रेशर की वजह से, लेकिन फंगल इन्वेजन नहीं होती। ट्रीटमेंट इसका ये होता है कि एंडोस्कोपिक हम सर्जिकली क्लियरेंस कर देते हैं साइनसिस की, और ड्रेनेज करते हैं, वेंटिलेशन करते हैं, और फिर हम जो है प्री और पोस्ट ऑपरेटिव सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देते हैं। फिर आता है क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस। इसमें जो फंगस होती है वो हमारे साइनस म्यूकोजा में इन्वेड करती है। यही डिफरेंस होता है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस में और इसमें क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस में। कि एलर्जिक में क्या था, वो बोनी इरोजन तो कर रही थी लेकिन फंगल इन्वेड नहीं कर रही थी। यहाँ पे क्रोनिक इन्वेसिव में क्या होगा, फंगस इन्वेड करेगी साइनस म्यूकोजा को, बोनी इरोजन बाय द फंगस करेगी। साथ साथ पेशेंट को क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस होगा। सीटी स्कैन में थिकेंड म्यूकोजा मिलेगा और पेसिफिकेशन मिलेगी साइनस की। ठीक है, वहाँ पे हाइपर डेंस एरियाज थे, यहाँ पे साइनसिस की पेसिफिकेशन मिलेगी, बोनी इरोजन मिलेगी। पेशेंट्स में उनको इंट्राक्रेनियल या इंट्रा ऑर्बिटल इन्वेजन भी मिल सकती है। हिस्टोपैथोलॉजी पे हमें जो है ग्रैनुलोमैटस रिएक्शन मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिलते हैं। फिर होते हैं फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस कि ये एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है और एक्यूट आता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, डायबिटिक्स लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कॉमन जो म्यूकर और एस्परगिलस होती है वो इन्वॉल्व करती है। म्यूकर जो होता है ये राइनो सेरिब्रल डिजीज़ कॉज करता है, मतलब सेरिब्रम में भी चला जाता है, इन्वेजन करता है ब्लड वेजल्स की, और इस्कीमिक नेक्रोसिस करता है। जैसे हमने पढ़ी थी ना म्यूकर राइजोपस, याद है आपको, वो हमने नोज़ में डिस्कस किया था। इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, ब्लैक एशकार मिलता है हमें इन्वॉल्विंग द इंफीरियर टर्बिनेट पैलेट और साइनस। ठीक है, ये हमारे फेस में, आई में, स्कल बेस में, ब्रेन में चला जाता है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, सर्जिकली हम नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। फिर एस्परगिलस इन्फेक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि ये भी एक्यूट परमानेंट साइनोसाइटिस करवाता है, टिश्यू की इन्वेजन करता है। ऐसे जो होते हैं इनको एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, सेप्सिस होता है, और जो है साइनस की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन जो एस्परगिलस और म्यूकर में जो डिफरेंस आता है वो ये कि जो म्यूकर था वहाँ पे हमें ब्लैक एशकार मिल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ब्लैक एशकार नहीं मिलता। ट्रीटमेंट इसमें जो होती है एंटी फंगल थेरेपी और सर्जरी हम करते हैं। ठीक है, ये हमने सारा पढ़ लिया फंगल में। अब हमने ये जो है ना इसको सॉल्व करना है। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि 66 ईयर ओल्ड मैन है
उसको डायबिटीज़ है, मतलब वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसको राइट साइड पे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, पेन है, एपिस्टेक्सिस है, खून निकल रहा है उसके नाक में से, राइट आई की प्रोप्टोसिस हो गई है, हाई ग्रेड फीवर है, फेशियल स्वेलिंग है 5 दिनों से, और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिल रही हैं हमें, नोज़ के अंदर ब्लैकनिंग हुई हुई है पैलेट की, ठीक है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, मीन्स के आंखों के मसल्स जो है वो नहीं काम कर रहे, विजन लॉस है राइट आई में, लैब में हमें जो है वो WBC ज़्यादा मिल रहे हैं, ब्लड शुगर हमें ज़्यादा मिल रही है, हेजीनेस हो गई है, बोनी इरोजन हो रही है राइट मैक्सिलरी साइनस की। तो इतने ज़्यादा क्लिनिकल साइंस आ रहे हैं, मीन्स के ये वो इन्वेजन हुई हुई है, ठीक है, फंगस ने इन्वेड किया हुआ है। अब ये हो रहा है कि फ़ंगस ने जो है ना इन्वेड किया है, ये बात आ रही है हमारे सामने कि फ़ंगस ने इन्वेड किया हुआ है, बोनी इरोजन भी की हुई है। इट मीन्स कि ये फ़ंगल जो सिंपल फ़ंगल बॉल है वो नहीं हो सकता ना, और ना ही एलर्जिक फ़ंगल साइनोसाइटिस होता है, क्योंकि एलर्जिक में कोई जो है फ़ंगल इन्वेजन नहीं होती इन जगहों पे, ठीक है। और फंगल बॉल जो होता है वो एक्चुअली इस तरह का नहीं हमें नज़र आता। अब हमने देखना है डिफरेंस के नेज़ल पॉलीपोसिस ये तो नहीं हो सकता, और नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी नहीं हो सकता इस तरह का, मतलब डायबिटीज़ के बाद इस तरह से प्रेजेंट करे, ठीक है। साइनो नेज़ल मेलिग्नेंसी, कोई मेलिग्नेंसी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, रह गया है, एलर्जिक भी चला गया, एक्यूट इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस के फंगस ने इन्वेड किया हुआ है, एक्यूटली इन्वेड किया हुआ है, और सारा जो है ना गंद फैलाया हुआ है। तो हम नेक्स्ट पार्ट से ना बाकी